नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम डेली मैथ्स के 25 क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं और पिछले 7 सेटों को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं इसका 8वां सेट और एक एक करके हम 25 क्वेश्चंस को कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स में पढ़ा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप कैलकुलेशन बहुत तेज कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन को भी बहुत आराम से करें ताकि आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ सके। तो देखिए 8वें सेट का जो आज पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक एक करके मैं क्वेश्चंस को आराम से करूंगा। हाँ, और आप भी इन क्वेश्चंस को करते रहिए। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको कमेंट्स में देखता आ रहा हूं, तो आप कंटिन्यूअस ऐसे ही काम करते रहिए। अगर आप यहां अच्छा कर रहे हैं, ये सारे वही क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, तो आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप यहां अच्छा कर रहे हैं तो उम्मीद ये है कि आप एग्जाम में भी अच्छा करके आएंगे और बहुत जल्दी आप सफल होंगे। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 243 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 42 सेकंड में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई बतानी है। तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बात कर रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 60 × 5/18। इतने मीटर पर सेकंड आगे इसकी चाल, इतनी देर से 42 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। तो इंटू कितना कर लीजिए 42। इसको जैसे ही आपने काटा तो ये 6 × 18, 6 से काट दिया ये 10, 3 से काट दिया ये 14, 14 × 5 = 70, दाम 700, कितना हो गया 700। इस 700 मीटर में आपको जो ट्रेन की 243 मीटर पता है ये ट्रेन की लंबाई है, तो इसके अलावा जो बची हुई लंबाई वो कितनी हो जाएगी। 10 में 3 गया 7, यहाँ पे बचा 9, 9 में 4 गया 5 और यहाँ पे बचा 6, 6 में 2 गया 4। तो जो ट्रेन की सुरंग की लंबाई वो बची 457। फिर से समझिएगा कि सबसे पहले हमने किया क्या, इस क्वेश्चन में 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो 60 × 5/18 ये आ गई इसकी चाल। अगर आपको टोटल दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर चाल इंटू समय कर दिया। चाल इंटू समय किया, इसको 6 से काटा, 6 × 3 = 18 और 6 दाम 7। इसको 3 से काटा, 3 एकम 3 और 14 3 42। अब आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया इसने टोटल कितनी दूरी चली, तो आंसर आया, पता चला आपको 700 मीटर। इस 700 मीटर में 243 मीटर जो लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई है, तो जो बची हुई लंबाई हो गई वो किसकी लंबाई हो गई, वो हो गई आपकी सुरंग की लंबाई। तो जो सुरंग की लंबाई आई वो कितनी आई 457 मीटर। तो इस सवाल का जो सही आंसर हुआ वो कौन सा हुआ 457। तो पहले सवाल का जो सही आंसर हुआ वो क्या हुआ 457 मीटर। चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल देखते हैं कि क्या दे रखा है। देखिए कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति, देखिए एक और ट्रेन का सवाल, दूसरा सवाल भी ट्रेन का। तो देखिएगा क्या कह रहा है, आसानी से बनाने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन एक घर 12 सेकंड में पार कर जाता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की बात कर रहा है, तो जो अब आप यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 कितना कर देंगे 18। ये आपकी चाल बन गई और कितनी देर में पार कर रहा है 12 सेकंड में। तो दूरी अगर निकालनी है तो आपको चाल इंटू क्या करना पड़ेगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटे में, समय पता है आपको सेकंड में, तो चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या कर दिया 5/18। 9 से काटा तो 9 दूनी 18 और 9 पना 45। 2 से काटा तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। अभी हो गया 6 पंचे 30 और 30 पंचे कितना हो गया 150। तो जो टोटल दूरी चला वो कितना चला 150। यहाँ पे घर है उसकी लेंथ 0 मान के चलेंगे तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 150 मीटर। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 150 मीटर। आसान सा सवाल है, पिछले सवाल से मिलता जुलता। वहां पे भी चाल दूरी बराबर चाल इंटू समय लगाया, यहाँ पे भी दूरी बराबर चाल इंटू समय लगाया। चाल आपको दोनों ही केसेस में किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। आराम से बदल के आप टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितनी चला। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 और कह रहा है 3 विषयों में प्राप्तांकों का औसत 70 है, तो शेष विषयों के प्राप्तांकों का औसत। तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि 5 विषयों का औसत जो है वो 72 है, तो टोटल कितना हो गया 5 विषयों का 5 × 72 करेंगे तो 360 और 3 विषयों का टोटल 3 × 70 देख लिया तो कितना हो गया 210। अगर 210 हो गया तो यहां से जो बचे हुए 2 विषयों का औसत योग है वो कितना बचा 6, 6 में गया 5, 3 में 2 गया 1। तो 2 विषयों का अगर 150 है तो बचे हुए 2 विषयों का औसत जो आ गया वो कितना आ गया 75। क्या आसान सवाल था, इस वजह से बहुत आसानी से आपने इसी से लगा लिया, तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 75। इन केस आप इससे नहीं करना चाह रहे तो दूसरा तरीका क्या करेंगे कि आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट्स है, मतलब अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ कर देता, 5 सब्जेक्ट्स का एवरेज कितना है 72।
और कह रहा शुरुआत के 3 सब्जेक्ट्स का जो एवरेज पता है वो आपको पता है कि वो 70 है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट्स पे जो टोटल एवरेज है उससे 2 नंबर कम है, तो 3 सब्जेक्ट्स पे 6 कम हो गया। ये जो 6 कम हुआ 3 सब्जेक्ट्स पे, वो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स में कवर करेगा। 2 सब्जेक्ट्स में अगर 6 नंबर को 2 सब्जेक्ट में कवर करेगा तो 3 नंबर ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो 72 से 3 नंबर ज्यादा लाएगा तो दोनों सब्जेक्ट्स में कितने कितने लाने पड़ेंगे, 75-75। ये मैंने एवरेज मेंटेन किया। एक ये तरीका बेसिक तरीका कि पहले टोटल देख लिया 5 सब्जेक्ट का, फिर टोटल देख लिया 3 सब्जेक्ट का, यहां से 2 सब्जेक्ट का टोटल 150 आ गया, 2 से भाग दे दिया, तो जो आपका औसत आ गया वो कितना आ गया, 75 आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप यहां से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, इस सवाल में कुछ भी नहीं है और कैलकुलेशन के नाम पे भी ऐसा कुछ बहुत कठिन है नहीं। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए ये एक आयरन का क्रैमूल 210 रुपए। देखिएगा इसको कैसे किया जाएगा। कह रहा है एक आयरन का जो क्रैमूल पता है आपका, वो पता है कि इसका क्रैमूल 210 रुपए है। इसका वह अधिकतम खुदरा मूल्य मतलब एमआरपी पूछा है, तय कीजिए जिसे 5% छूट के बाद भी 90% का लाभ हो। 5% के छूट के बाद भी 90% का लाभ हो। एक बात, एक पॉइंट यहां से आप सारे लोग याद रखेंगे, मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि कभी भी 5% छूट के बाद 90% का लाभ या हानि दी जाए तो आप ऐसे केसेस में सीपी और एमआरपी का रेशियो बनाने का एक तरीका होता है। अगर आप 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करेंगे तो ये आपका सीपी हो जाएगा और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करेंगे तो ये आपका एमआरपी हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिए। यहां से आपको सवाल करने का बहुत अच्छा तरीका मिल जाता है। तो 100 में से 5 घटाया तो ये 95 और 100 में 90 जोड़ दिया तो 190। तो यहां से जो रेशियो बना सीपी एमआरपी का वो बन गया 1:2। यहां से जो आप सीपी देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1 का वैल्यू 210, तो जो आपको एमआरपी बताना है 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, डबल कर दीजिए 420 रुपए। तो जो इस सवाल का एमआरपी हो जाएगा वो हो जाएगा 420 रुपए, जो कि पहला ऑप्शन। आप रेशियो से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट आप ये तरीका याद रखिए, ये ऐसे सवालों को करने का बेस्ट तरीका होता है जहां पे इतनी परसेंट छूट देने के बाद इतने परसेंट का लाभ या हानि दिया जाए। अगर लाभ दिया जा रहा हो तो प्लस यूज करिएगा, हानि दी जा रही तो माइनस यूज करिएगा। लेकिन ये सवाल इसी तरीके से करिए। करने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूं, आप उससे भी कर सकते हैं कि डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 5% का। 5% का डिस्काउंट तो 20 से 19, और डिस्काउंट हमेशा मिलता है एमआरपी पे। तो ये आपका एमआरपी और ये आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है कि इतने परसेंट का प्रॉफिट है, 90% का प्रॉफिट। 90% का प्रॉफिट तो फिर देखा आपने सीपी हो गया आपका 10 और सेलिंग प्राइस हो गया 19, 90% प्रॉफिट। देखिए दोनों केसेस में सेलिंग प्राइस बराबर है तो इनको मर्ज करके लिख सकते हैं। जैसे ही आपने मर्ज करके लिखा तो एमआरपी हो गया आपका 20 और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 19 और कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 10। देखिए मर्ज करके रख लिया। अब आपको 10 का वैल्यू सवाल में पता है कि 210, तो 1 यूनिट का वैल्यू 21 आ गया, तो 2 यूनिट का वैल्यू 42, 420। एक तरीका ये भी है इस सवाल को करने का, बट मैं आपसे बता रहा हूं कि आप इसको प्रेफरेंस दें, इसको अच्छे से समझें। तरीका ये भी है बट करें आप इससे बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। तो इसका सवाल का जो आंसर आया वो 420 आया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैलकुलेशन को बहुत इजी तरीके से और बहुत सरल करके बताऊं आपको, और एक एक पॉइंट क्लियर करते चले। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें कि कैलकुलेशन को अगर आप फास्ट नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन कैसे लेंगे। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करिए कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करना है, कैसे और थोड़ा सा स्पीड में लाना है। क्योंकि अगर स्पीड मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम का बहुत बड़ा खेल रहता है एग्जाम्स में। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, आपको जो बेहतर लगे आप वो करिएगा। एक मैं बताऊंगा आपको बाय द ऑप्शन मेथड, और एक ऐसे ही कर लेंगे सवाल को। आपको पता है 18, 21 और 24 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही आप इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो आप 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे 8, 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे 9 और 5 है नहीं, एक 7 और है। तो जैसे ही आपने देखा ये आपका एलसीएम हो गया, तो एलसीएम देखा 9 8 72, 72 इंटू 7 तो 7 दूनी 14, 7 7 504। जो आपका एलसीएम आ गया वो 504 आ गया। अब आपको जो संख्या पता है बतानी है वो बतानी है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी ये। अगर ये होगी तो यहां से दिमाग लगाइएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो आप यहां से एक बार भाग देंगे 540, जैसे ही आपने घटाया तो 60, 460, ये हो गया आपका 4600। अगर आप इसको देखेंगे तो अब ये इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 9 9 चौको 36,
9 पन्ना 45, ये कम जा रहा है, एक ज्यादा बार आपको भाग देना है, तो अब आप दे दीजिए इसमें भाग 9 चौको 36, और ये पूरा चला जाएगा 5040 बार, क्योंकि कुछ घटा नहीं सकते आप। अगर 9 बार दे रहे हैं तो कम रह जा रहा है, तो कितना जोड़ रहे हैं, 40 ये और 440 जोड़ना है संख्या में, तो 440 उठा के जोड़ देंगे। इसमें कहीं कुछ गलती हो रही है क्या, 8 9 और 7, ठीक है भाई। 18 21 और 24 सबसे छोटी संख्या जो 5 अंकों की, उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, कैलकुलेशन की ध्यान दीजिएगा। यहाँ 504 आएगा, यहाँ जो आएगा वो कितना आएगा, 504 आएगा, ध्यान से करिएगा। इसको 504 कर लीजिए यहाँ पे, 504 करने के बाद कितना बचा है यहाँ पे, 496, ये हो गया आपका 4960। अब इसमें जब आप भाग देंगे तो ये चला जाएगा पूरा 10 बार, जब 10 बार जाएगा तो ये 50 40, तो यहाँ से 80 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं उठा के, 80, तो वो 80 आप उसमें उठा के जोड़ दीजिए, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 10,080। तो जो इसका सोल्यूशन हुआ वो काफी मतलब ठीक है, बट आपको इससे करना नहीं है, आप बाय द ऑप्शन जाएंगे। और कैसे करेंगे सवाल को आप ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि 18 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अगर 18 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित होगी तो जाहिर सी बात है वो संख्या 4 से 8 से सबसे पूरी कटेगी। देखिए ये और ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो 4 से पूरे नहीं कट रहे, तो ये दोनों ऑप्शन कभी आंसर नहीं हो सकते आपके। देखिए मेरी एक छोटी सी बात का ध्यान रखिए कि इस सवाल को बहुत आसानी से किया जा सकता था, ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी। देखिए 18 21 और 24 से अगर पूर्णतः विभाजित होगी तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए ये संख्या जो आप देख रहे हैं ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं, सिर्फ एक ही संख्या है जो सबसे पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो वही आपका आंसर हो गया। देखिए क्या ये 4 से कट रहा है, क्या ये 4 से कट रहा है, हाँ ये 4 से कट रहा है, बट ये 3 से नहीं कट रहा है, सबसे पूरा कट जाएगा। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है कि कैसे बाय द ऑप्शन इस सवाल को किया जाएगा। आप इतना सब करके 40 सेकंड 45 सेकंड लगाएंगे, उससे कहीं बेहतर है कि आप 5-7 सेकंड में सवाल का आंसर देख सकते हैं बाय द ऑप्शन। इसी तरीके से यही अप्रोच लेके करें 5वें नंबर क्वेश्चन को। आपने किया होगा बट देखें, जरूर ध्यान दें कैसे करना है इसको। चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे कि 6ठा नंबर कैसे किया जाएगा। देखिए कह रहा है यदि बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% और उसकी ऊंचाई को 33.1/3% घटा दिया जाए, त्रिज्या को बढ़ा रहा है ऊंचाई को घटा रहा है, तो इसके आयतन पर क्या परिवर्तन होगा, देखिएगा। अच्छा, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो देख लीजिए कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता चल गया रेडियस का जो हो रहा है वो स्क्वायर हो रहा है, ये कांस्टेंट पार्ट है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। त्रिज्या 20% बढ़ाई गई तो त्रिज्या जो हो गई वो 5 से 6 हो गई, और अगर स्क्वायर लगाया तो क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और ऊंचाई को 33.1/3% कम कर दिया गया, तो ऊंचाई को 33.1/3% कम कर दिया गया, तो ऊंचाई हो गई 3 से 2। ये 5 से 6 कैसे हुआ, 3 से 2 कैसे हुआ, अब आप लोग समझदार हैं। 20% का मतलब 1/5 वृद्धि हो रही तो 5 से 6 कर दिया, और कमी हो रही तो 3 से 2 कर दिया, तो ये 25 से कितना हो गया आपका 75। और ये आप देखेंगे तो 36 दूना कितना हो गया 72। तो अगर आप यहां से समझदार हैं तो देख रहे हैं कि आयतन कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, 75 पे इंटू कितना कर दिया जाए 100। तो जैसे ही आपने काटा 25 से 75, 25 चौको 100, ये हो गया आपका यहाँ से 3 से 3 खत्म। जो आपको दिख रहा है वो कितने परसेंट कम होते दिख रहा है, 4%। तो कितना कम हो गया 4%। तो जिसका सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4% कम हो जाएगा। आयतन पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या हो जाएगा कि 4% जो वॉल्यूम हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बहुत बारीक सवाल है, आसानी से कर सकते हैं, बस केवल इस फॉर्मूले को यूज करना है और कांस्टेंट वाले पार्ट का कोई यूज नहीं करना है। आर स्क्वायर एच को यूज करना है। पहले हमारा वॉल्यूम था वो था 75, अब जो नया वॉल्यूम आ गया वो 72 आ गया रेशियो में। तो देखा कि कितना कम हो रहा है, 3 75 पे, तो 100 पे कितना कम होगा, 4 कम हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया कि जो आयतन होगा वो 4% कम हो जाएगा। 6 नंबर का आंसर हो गया। 7वें नंबर पे चलते हैं। तो देखिए 7वां क्या कह रहे हैं बहुत आसान क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे ये कह रहा है कि एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुने मूल्य पे बेचा जाए। क्रय मूल्य के 11/8 गुने का मतलब हो गया, क्रय मूल्य के 11/8 गुने का मतलब हो गया कि सीपी अगर 8 हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 11। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8 है और विक्रय मूल्य 11 रुपए है, तो आपको पता है यहां से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का कितने पे 8 पे इंटू कितना कर दिया जाए 100। जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो जो इसका वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 37.5%। कैसे आ जाएगा, क्योंकि 1/8 का मतलब होता है 12.5, तो 3/8 का मतलब कितना हो जाएगा 37.5। फिर भी मैं हल कर दे रहा हूं, 4 दूनी 8 और 25,
25 3 कितना हो गया 75, 75/2 को जैसे ही आप करेंगे तो 75 का आधा होता है 37.5, तो जो आपका सही आंसर हो गया वो 37.5%। तो सातवें का जो सही आंसर हुआ वो कौन सा ऑप्शन हुआ, फर्स्ट ऑप्शन 37.5%। देखिए आपका कितना आ रहा था, ये हो गया 7वां नंबर। चलते हैं 8वें नंबर पे। कह रहा है किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है। ध्यान दीजिएगा अगले पे, कह रहा है किसी लेन देन में जो लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य का 48% है। बहुत ध्यान से समझिएगा, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है। तो देखिए सीपी अगर 100 है तो भैया लाभ प्रतिशत 48% है तो लाभ भी 48 होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 148 हो गया। ध्यान से समझते जाइएगा, 148 हो गया। कह रहा है यदि क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए, तो क्रय मूल्य 100 से 20% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया 120। तो कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत ही रहता है तो लाभ प्रतिशत में कितनी, तो अब जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 28 का 120 पे इंटू कितना कर दिया जाए 100। जैसे ही आप यहां से देखेंगे तो यहां से 0 से 0 खत्म, आप यहां से देखेंगे 4 3 12 4 7 28 70/3। अब जो नया लाभ का प्रतिशत आ रहा है वो आप यहां से देखेंगे कितना हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 3 दूना 6 बचा 23 23 6 69 23 सही 1/3%। नया लाभ प्रतिशत आया 23 सही 1/3% और पुराना लाभ प्रतिशत था 48%। अब नया जो है वो 23 सही 1/3% है। तो जब आप इन दोनों का अंतर देखेंगे कि वो कितना हो जाएगा, तो यहां से देखेंगे 2/3 जोड़ देंगे तो 24 24 और 24 सही 2/3%। तो जो अंतर आया वो 24 सही 2/3% आया, जिसका मतलब हम 24.66% भी कह सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो थर्ड ऑप्शन। फिर से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा सवाल है। जो वर्डिंग्स कह रहे हैं मैंने उसको फॉलो किया है। कह रहा है किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, तो लाभ प्रतिशत अगर क्रय मूल्य का 48% है, अगर सीपी 100 है, 100 का 48%, 48 लाभ है तो सेलिंग प्राइस 148 हो गया। अब कह रहा है उसने सीपी को 20% बढ़ा दिया, तो 100 से 120 कर दिया, लेकिन सेलिंग प्राइस पहले वाला ही है, तो अब सीपी हो गया 120 और सेलिंग प्राइस 148। तो जो प्रॉफिट का परसेंटेज अब आया है वो 23 से 1/3% और पहले का 48 था। इन दोनों का जो अंतर देखेंगे, जो घटा के देखेंगे तो 24.67%। ये 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ कि 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़िएगा कि 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक करके देखिए। मैं ये 8वां सेट कर रहा हूं और 8वें के 8वें सेट में एक चीज बहुत कॉमन थी सारे सेट्स में कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो कभी गलत होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो एक एक करके बहुत अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ हर बार आप देख रहे हैं कि हम BODMAS का सही इस्तेमाल करते हैं और आंसर आता है। अभी भी वही करेंगे कि पहले BODMAS का यूज करेंगे। तो ये देखिएगा उतारते जाएंगे, ये कितना है 2/5। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो ऑफ दे रखा है, तो 7 दूनी 14 एक 15/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करेंगे और डिवाइड आपको दे रखा है 2 सही 1/4। इसको बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इंटू नहीं, ये क्या था ऑफ, वो मैंने लगा के लिख लिया है 15/2 प्लस अगले में क्या दे रखा है 5 दूनी 10 11/2। उसके बाद डिवाइड दे रखा है, आपको दे रखा है 3 सही 2/3। ऑफ ही लिख लेते हैं, ऑफ 3 सही 2/3 को लिख लीजिए आप। 3 सही 2/3 को सॉल्व करके लिख लीजिए। 3 3 9 तो 11/3 कितना लिख लेंगे 11/3। और ऑफ दे रखा है 6 माइनस 1 होल 1/3 को लिख लीजिए 4/3 इंटू 5/8। ये पूरा क्वेश्चन बना है। सॉल्व करेंगे तो ये यहां से जैसे ही सॉल्व किया 5 3 15, 2 से 2 खत्म, 3 इंटू 4 दूनी 8 एक 9/4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4/9। 3 एकम 3 3 3 9, ये फाइनली बचा 4/3 प्लस। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 11 दूनी 22, तो 11/2 इंटू 1/22। 11/2 इंटू 1/22 को हल करेंगे तो 11 दूनी 22, ये हो गया 1/4। इधर से जब आप देखेंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो ये हो गया माइनस का 5/6, माइनस का 5/6। ओवरऑल जब आप देखेंगे ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है। 3 4 6 का एलसीएम आ जाएगा 12। 3 4 6 का एलसीएम अगर 12 आ गया तो 4 चौको ऊपर आ गया 16 प्लस। जैसे ही आपने देखा ये 4, तो ये 16 3 हो गया 19, माइनस 6 दूनी 12 तो 5 दूनी हो गया 10। फाइनली आया कितना 16 3 19, 9/12। जब 9/12 को आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 3 9 3 चौको 12, 3 3 9 3 चौको 12। तो जो इसका सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन 3/4। फिर से करना क्या है, कुछ नहीं करना है, BODMAS का सही इस्तेमाल करना है और काटना पीटना है। अगर इतनी चीजें आप सही से यूज करेंगे तो इस सवाल का कभी आंसर गलत नहीं होगा और बहुत जल्दी आंसर आएगा, ये बात याद रखिएगा। छोटे छोटे टर्म्स पे काम करना है, छोटी छोटी चीजों पे काम करना है, तो आपके बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। ये हो गया 9वें नंबर का आंसर।
चलते हैं 10वें नंबर पे। देखिएगा 10वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 4 संख्याएं 2 3 5 7 के अनुपात में। तो 4 संख्याएं दे रखी हैं, वो किस अनुपात में दे रखी हैं, 2 3 5 7 के अनुपात में। तो अब आप 2 3 5 7 के अनुपात में दे रखी हैं, कह रहे हैं इनका HCF 6, इनका HCF कितना दे रखा है, 6। तो देखिएगा 2 3 5 7 के अनुपात में दे रखा है और HCF इनका दे रखा है 6। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम संख्याएं 2x 3x, वैसे बिना x मान के भी हो सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ इस वजह से हम x मान ले रहे हैं। अगर इनमें सब में आप कॉमन देखेंगे वही HCF होता है, तो कॉमन हमको x दिख रहा है और इसकी वैल्यू हमको दिख रही है 6। HCF जो दिख रहा है वो 6 दिख रहा है। अब आपसे कहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग। तो सबसे छोटी 2x और सबसे बड़ी 7x, अगर आप इनके स्क्वायर का योग करेंगे, स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए भी अननोन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अननोन नहीं लेंगे तो गलती के चांसेस रहेंगे। ये हो गया 4x स्क्वायर और ये हो गया आपका 49x स्क्वायर। जैसे ही दोनों को जोड़ा गया तो जो बन रहा है वो बन रहा है 53x स्क्वायर, 53x स्क्वायर। और x का जो वैल्यू पता है वो आपको 6 पता है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। आप यहां से यूनिट डिजिट देख रहे हैं कि 8 आना चाहिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आप पूरा गुणा करेंगे तब भी यही आएगा, क्योंकि 36 चाहिए, 108 बचा 10, 36 पंचे 180 और 10 हो गया 190, तो 1908 आ गया। लेकिन आप क्या करिए, पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है। जब आप कॉन्सेप्चुअल सही चल रहे हैं तो आप इकाई के अंक से आंसर देख के तुरंत आगे बढ़ेंगे। तो 10वें नंबर का जो आंसर आया वो कौन सा आया, तीसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे 11वें नंबर की तरफ। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए एक एक सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ पढ़ के करिए, बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा अगर आपने सही तरीके से लैंग्वेज को पढ़ के सही तरीके से सवाल किया है। कह रहा है ABC एक काम को 5 6 और 8 दिन में करते हैं। ABC 5 6 और 8 दिन में करते हैं, तो इनका जो एलसीएम आया ABC का 5 6 और 8 का, वो आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा। यहां से देखेंगे 8 8 45 120, तो 5 से डिवाइड किया, इसकी क्षमता आ गई आपकी 24, 6 से डिवाइड किया तो ये 20 आ गई, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, 15 आ गई। कह रहे और इन्हें पूरे कार्य के लिए 2950 रुपए मिलते हैं, 2950 रुपए मिलते हैं। तो एक मेरी बात का याद रखिएगा, कल भी मैंने इस बात को लास्ट सेट में भी बताया था, एक क्वेश्चन वहां पे भी था क्योंकि मजदूरी का, एक यहाँ पे भी है। तो मैंने वहां पे आपको एक बात बताई थी कि जो मजदूरी बढ़ती है वो हमेशा क्षमता के हिसाब से बढ़ती है। तो यहाँ से इनकी जो टोटल क्षमता आप देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं 20 15 35, 35 और 24 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 59। 35 और 24 को जोड़ेंगे तो 59, और 59 की वैल्यू अगर 295 है तो एक यूनिट की वैल्यू बहुत सीधे से दिख रही है, 5 बार ये भाग जाता हुआ 50। अब आपसे पूछ रहा है बी को इसमें कितनी धनराशि मिलेगी, तो बी की जो क्षमता है वो 20 है, तो 20 के हिसाब से जो बी की धनराशि बनी वो बनी 1000 रुपए। कितनी बनी, 1000 रुपए, यही आपका आंसर हो गया। तो जो बी की धनराशि बनी वो बनी 1000 रुपए। 11 नंबर का जो सही आंसर हुआ वो तीसरा ऑप्शन, बहुत आराम से बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये हो गया 11 नंबर। बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, देखिए एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। देखिए इन सब चीजों पे इतना काम करके जाइए कि ये कभी गलत नहीं होने चाहिए आपके। अब आप देखिए 3/7/3/7, तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये आपको पक्का 1 दिख रहा है, ये हो गया 1 इंटू 3/7, तो ऊपर बचा 3/7। देखिए अब पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3/7 ऑफ 3/7 का मतलब हो गया 9/49। अब 3/7 जो डिवाइड करके 9/49 है उसको आप पलट के लिख सकते हैं 49/3, ये माइनस कितना हो गया 9/49। देखते जाइएगा कि करना क्या है। जैसे ही आपने इसको काटा 7 7 49, और ये आपका ये यहाँ पे 9 होगा मेरे हिसाब से, गलती से लिख गया, हाँ ये 3 एकम 3 3 3 का 9। जैसे ही आप इसको पलटेंगे तो ये हो गया 9/49, और ये भी कितना है 9/49, ये कट के आ कितना गया 0। आंसर क्या हो गया 0, कोई ऑप्शन दिख रहा है तो फोर्थ ऑप्शन। 12वें का जो आंसर आया वो क्या आया, फोर्थ ऑप्शन। बॉड मास सही से इस्तेमाल करिए, पॉइंट सही से यूज करिए, गुणा भाग सही करिए, कभी गलत नहीं होगा, बट प्रोसेस सही से यूज करिए। अगर प्रोसेस गलत हुआ तो फिर वहां पे दिक्कत है। तो 12 नंबर का जो सही आंसर आया वो कौन सा आया बेटा, चौथा ऑप्शन। चलते हैं 13वें नंबर पे। 13 नंबर क्या कह रहा है, देखिए अच्छे से पढ़ के करने की कोशिश करेंगे, एक एक लाइन इस सवाल की कि कह क्या रहा है। कह रहा है 600 रुपए में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदता है। ए को 20% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि इस पूरे लेन देन में 8% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु ए का क्रय मूल्य। टोटल सीपी जो इनका पता है, जो इनका टोटल सीपी पता है वो कितना पता है 600 रुपए, और एक को बेचता है ये 20% के प्रॉफिट पे और दूसरे को बेचता है 10% के लॉस पे। 20% प्रॉफिट वाले को प्लस के साइन के साथ लिखते हैं और 10% लॉस वाले को माइनस साइन के साथ।
ऐसा जब भी केस हो और आपको पूरा बिजनेस पे क्या प्रॉफिट लॉस है वो पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीच में प्लस का 8% लगा के लिख दिया। जैसे ही आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहा हूँ, जैसे ही आप इससे इसको घटाएंगे तो ये आपका 18 आ गया, और इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ गया। तो जो इनके सीपीज के रेशियो बने वो दिख रहे हैं 6 3 18 और 6 दूनी 12। यहाँ से टोटल जो सीपी बन रहा है 5, और इसका वैल्यू सवाल में 600 रुपए पता था, तो एक यूनिट का वैल्यू देखेंगे 12 पंचे 60, 120 रुपए। तो आपसे वस्तु ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 3 का वैल्यू बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 360 रुपए। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो पहला ऑप्शन। फिर से देखिएगा ऐसे सवालों में करना क्या है, एलिगेशन इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि टोटल सीपी पता था कि 600 रुपए, टोटल सीपी 600 रुपए था, पहले वाले को 20% के प्रॉफिट पे, दूसरे वाले को 10% के लॉस पे, और ओवरऑल बिजनेस पे 8% का प्रॉफिट। आपने क्या किया, इससे इसको घटाया और इससे इसको घटाया, एलिगेशन लगाया, तो जो अनुपात बना वो 3:2। यहां से टोटल सीपी बन रहा है 5 और सवाल से 600, तो एक यूनिट का वैल्यू 120, तो 3 यूनिट का वैल्यू जो आ गया वो 360 आ गया। तो 13 नंबर का जो आंसर आया वो 360 रुपए आ गया। ये हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 14 नंबर पे, देखते हैं। कह रहा है किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। देखिए ये यहां से आपको रेशियो पे दे रखा है, कह रहा है किसी कार्य को करने में x y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। अब आपको समय के बारे में दे रखा है x y z की, समय के बारे में दे रखा है x y और z के। तो देखिएगा यहां से अगर दे रखा है, कह रहा है x y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। तो देखिए हमने मान लिया x का जो काम समय मान लिया वो 6 मान लिया, y की तुलना में 2 गुना है और z की तुलना में 3 गुना है। तो देखिए ये इनके समय के अनुपात बन गए। देखिए किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में 2 गुना हो गया और z की तुलना में 3 गुना हो गया। अगर ये इनके जो समय के रेशियो हैं, तो जो इनकी एफिशिएंसीज के रेशियो होंगे वो क्या होंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ से इनकी एफिशिएंसीज के रेशियो, तो 6 3 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, ये इनकी एफिशिएंसीज के रेशियो आ गए। कह रहे वे सब साथ मिलकर 2 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो 3 2 5 1 6, एक दिन में 6 भाग काम करते हैं और 2 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। तो जो इनका टोटल वर्क आ गया वो आ गया 12, टोटल वर्क 12 आ गया। और अब ये कराना किससे है सॉरी ये कराना है y अकेले, मतलब 2 की क्षमता से कराना। तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 6 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इस काम को पूरा होने में लगेंगे 6 दिन। तो इसका जो आंसर हो गया वो थर्ड ऑप्शन। करना कैसे है ध्यान से समझेंगे, एक बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। आपको ये आपको रेशियोज पता थे, ये रेशियोज पता थे। अब आपने एफिशिएंसीज के रेशियो अपनी तरफ से बना लिए 1 2 3, एलसीएम क्योंकि 6 आया, 6 से 6 को भाग दिया 1, 3 से भाग दिया 2, क्योंकि समय का अनुपात एफिशिएंसीज के अनुपात का जस्ट अपोजिट होता है। तो जब आपको टोटल वर्क निकालना है, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। कभी भी कार्य क्षमता का मतलब जो होता है वो होता है एक दिन में किया गया कार्य। मतलब x एक दिन में 1 काम कर रहा है, y एक दिन में 2 कर रहा है और z एक दिन में 3 कर रहा है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 3 2 5 1 6 भाग काम। एक दिन में 6 कर रहे हैं तो 2 दिन में टोटल कितना काम हो गया 12। ये 12 काम अगर y से करवाना है, तो अगर y की क्षमता 2 है तो कितने दिन में y पूरा 12 काम कर लेगा, 6 दिन में। तो जो इसका सही आंसर हो गया 14 नंबर का, वो कितना आ गया, 6 दिन। चलिएगा 15वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक एक करके बहुत आसानी से देखते जाइएगा। 15वें नंबर क्वेश्चन में एक ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पे जो बीच में एक छोटी सी मिस्टेक दे रखी है इस क्वेश्चन में, इस जगह बीच में 2:x होगा, 2:x होगा। ये आपको पता है x/2y जो आपको पता है वो पता है, कितना पता है, 4/9, 4/9 पता है ना। ये जो आपको पता है ये 4/9 पता है। तो यहाँ से जैसे ही आप x बराबर देखेंगे तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं, या x बराबर देखें क्योंकि आपको y का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा कि 9x बराबर 8y, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 9x बराबर 8y। और आपको वहां से जो पता है, अभी भी हमने बताया कि ये जो है आपका 2:x दे रखा है 3:4। अगर ये 3:4 दे रखा है तो 2/3 जो आपको पता, 2/x जो आपको पता है वो 3/4 पता है। तो यहाँ से x का वैल्यू देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8/9। उठा के रख दीजिए x का वैल्यू आप यहाँ से, सॉरी 8/9 नहीं होगा, 8 कितना हो जाएगा 3। x का वैल्यू जो आप देखेंगे वो देखेंगे यहाँ से 4 दूनी 8 और 8/3, वो x का वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए 9 × 8/3 बराबर आपका हो गया 8y। तो 8 से 8 खत्म, 3 से 3 खत्म। तो जो y का वैल्यू देखने को मिल रहा है वो कितना देखने को मिल रहा है, 3। y का जो वैल्यू देखने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो सेकंड ऑप्शन। फिर से देखिएगा सवाल में कुछ नहीं है, आपको x/2y पता है 4/9। तो जैसे ही आपने देखा तो 9x बराबर आपका कितना हो गया 8y।
ठीक है, यहां तक इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको एक और केस पता है जहां पे 2x/x बराबर 3/4 दे रखा है। तो x का वैल्यू यहां से क्लियरली आप देख पा रहे हैं 8/3। वो x का वैल्यू यहां उठा के रख दीजिए और y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना आ गया 3। आसानी से करने वाला सवाल है, कुछ बेवजह का टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम आसानी से करिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आप x और y के वैल्यू निकालने हैं और आप आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या क्या होंगे। दो चीजें पता है आपको। चलते हैं 16 नंबर की तरफ। कह रहा है एक वर्गाकार बगीचे की परिधि दे रखी है। परिधि का मतलब सर्कमफ्रेंस दे रखी है, और जो दे रखी है वो 506 मीटर दे रखी है। सर्कमफ्रेंस का मतलब 2πr पता है 506, 2πr 506 पता है, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू पता चल गया 22/7। और रेडियस आप यहां से निकाल सकते हैं कि क्या होगी, क्योंकि बिन रेडियस के आप ये नहीं बता सकते कि उसे समतल कराने का 14 रुपए मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्चा क्या होगा। तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो 22 दूना 44 बचा, कितना आपका 22 दूना 44 के बाद बचा आपका 6, 22 3 66। तो रेडियस जो आ गई वो यहां से आ गई 23 इंटू 7/2। ये आ गई आपकी रेडियस यहां से, ये 23 इंटू 7/2 आ गई। अब इसको बताना है, इसको कराना है समतल, तो आप इसको इसका एरिया चाहिए होगा πr²। पाई का वैल्यू पता है 22/7, और अगर आर स्क्वायर करेंगे तो 23 इंटू 7 2 बार हो जाएगा /2, और एक बार और हो जाएगा 23 इंटू 7/2। तो यहां से आप देखेंगे कि 7 से 7 खत्म और 2 से काटेंगे तो ये 11 हो गया। अभी आपको ये एरिया मिला है, तो 23 का स्क्वायर हो गया 529, और 7 से 7 खत्म हो चुका है, 11 7 हो गया 77, और बटे में है 2। अब ये एरिया आ गया, इसमें 14 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्चा भी करना है, तो वो इंटू और कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 7। जैसे ही आपने यहां से किया तो अब ये देखिए कितने बड़े बड़े वैल्यूज दे रखे हैं, तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको गुणा करना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो ये हो गया 7 नेम 63, देखिएगा 7 नेम 63 हासिल कितना लग गया 6, 7 दूनी 14 6 20, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं 7 नेम 63 हासिल लगा 6, 7 दूनी 14 6 20, 2 7 5 35 और 2 37, इंटू कितना करना है 77। अब इंटू 77 करना है तो दिमाग लगाइए, 7 21 7 21 7 7 49, 4 7 21 4 25, ये हो गया। अब एक बार और लिख लीजिए ऐसे 25 921, ये उठा के जोड़ लीजिए, ये 1 2 1 3 9 2 11 हासिल लगा 1, 9 2 11 हासिल लगा 1, 9 5 14 1 15, 25 2 27 और 1 28। तो जो फाइनली आपका आंसर आया 28 51 31, कोई ऑप्शन दिख रहा है तो चौथा ऑप्शन। फिर से देखिएगा, सवाल में टिपिकल कुछ नहीं है कैलकुलेशन को छोड़ के, और मुझे लगता है गुणा भाग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। किया क्या है हमने सवाल में, देखिएगा सबसे पहले आपको परिधि सर्कमफ्रेंस दे रखी थी, वहां से हमने रेडियस निकाली 23 इंटू 7/2, उसके बाद हमने एरिया निकाला, इतना आ गया आपका एरिया। एरिया में प्रति वर्ग मीटर 14 रुपए के हिसाब से खर्चा, उसका उठा के मल्टीप्लाई किया और पूरा फाइनल सॉल्विंग की, तो 28 51 31 ये आपका आंसर हो गया, जो कि चौथा ऑप्शन दे रखा है। आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस पे जो कितना रुपए खर्च होने वाला है, तो आपको दिखने वाला है 2,85,131 रुपए। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर आया वो आया फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं बढ़ते 17 नंबर की तरफ, आराम से करिएगा, गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं है। 17 नंबर देखिए, कह रहे एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। अल्कोहल और जल का अनुपात पता है वो है 3:4। देखिएगा अल्कोहल और जल का जो अनुपात पता है वो पता है आपको 3:4। अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो पता है वो 3:4 पता है। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। 8 लीटर पानी मिलाने पर जो अल्कोहल और जल का अनुपात होता है वो 5:8 हो जाता है। तो कह रहे हैं मिश्रण की मूल मात्रा बतानी है। तो देखिए मैं दो तरीके से सवाल को बता सकता हूं। पहले एक तरीके से जिससे आपको बता रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, कुछ मत करिए, आप ये देखिए कि मिलाया क्या गया है। 8 लीटर पानी, 8 लीटर पानी मिलाया गया, तो दोनों केसेस में जो अल्कोहल होना चाहिए वो होना चाहिए समान। तो हम क्या करते हैं, पहले अल्कोहल को बराबर कर लेते हैं। तो क्या करें, 5 का मल्टीप्लाई इसमें और 5 का मल्टीप्लाई इसमें, 5 को 20 ये, और फिर क्या करें 3 का मल्टीप्लाई इसमें और 3 का मल्टीप्लाई इसमें। तो देखिए अल्कोहल दोनों केस में बराबर हो गया 15 और ये 20, और ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 24। देखिए पहले जो वाटर था वो था 20, अब जो वाटर है वो हो गया 24। तो वाटर जो बढ़ा वो कितना बढ़ गया 4, और इसका वैल्यू सवाल में पता है आपको कि कितना दे रखा है 8 लीटर। 4 यूनिट का वैल्यू 8 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 2। यहां से ये 15 और ये 20 मिला के 35 हो रहा है, तो 35 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70 लीटर। तो प्रारंभ में जो मिक्सचर का मूल मात्रा था वो कितना था 70 लीटर।
एक तरीका हो गया आपका ये। दूसरा तरीका समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, कुछ कठिन नहीं है। 3:4 और 5:8। आप ध्यान से समझिएगा कि वाटर को कितना मिलाया गया है, 8 लीटर, लेकिन अल्कोहल को कुछ नहीं मिलाया गया। तो ये करिए 0, 8 × 24 और 4 × 5 20, यहां से अंतर हुआ 4 का, 5 × 8 40 और ये नहीं पता तो 4 का वैल्यू 0, 40 हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 आया। शुरुआत में मूल मात्रा पूछ रहा है 4 3 7 का वैल्यू, तो ये कितना आ गया, 70 लीटर। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। आप सेकंड वाले तरीके से करेंगे तो बहुत तेज आंसर निकाल पाएंगे। मैंने एक पहला तरीका बताया जहां से हमने आपको ये बताया कि क्या कैसे बराबर करना है, क्योंकि दोनों केसेस में अल्कोहल बराबर होंगे। तो अल्कोहल बराबर करके देख लिया कि वाटर कितना बढ़ाया गया है। उस 4 का वैल्यू 8 था, 1 का वैल्यू 2, तो 35 का वैल्यू 70 लीटर। आपने बता दिया कि इनिशियल मिक्सचर कितना था, 70 लीटर। और फिर वही एक सवाल हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताया रेशियो के, कि 3:4 था, नया मिश्रण 5:8, वाटर मिलाया गया 8 लीटर, लेकिन पानी कुछ नहीं ना निकाला गया ना मिलाया गया, तो पानी का जो मिक्सचर है वो 0, जो बढ़ाया घटाया गया वो 0। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया और मैक्सिमम 15 सेकंड में, मैक्सिमम 15 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं 18 नंबर के तरफ। 18 देखिएगा। 18 देखिए, ये बहुत बेहतर सवाल लग रहा है देखने में। तो ऐसे सवालों पे बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। आपसे पूछा क्या गया है वो बहुत जरूरी है, आपको दिया क्या, दे क्या रखा है वो बहुत जरूरी है। आपको पता है a + b - c रेशियो b + c - a और रेशियो a + c - b, ये आपको अनुपात पता है 4:5:9। ये आपको पता है 4:5:9। और आपको जो रेशियो चाहिए वो चाहिए a - b रेशियो c - b रेशियो c - a। तो अब आप यहां पे ये दिमाग लगाएंगे कि किससे ये रेशियो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें a - b आना चाहिए। तो जैसे ही आप क्या देखेंगे यहां से, अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर हम सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को घटाएंगे, क्योंकि हमको इसमें a - b चाहिए, तो कहीं ना कहीं c जो है वो c आपका कट जाना चाहिए। तो जैसे ही आप देखेंगे, आप a - b लाना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अगर आपको a - b लाना है तो आप इसमें क्या करें, अगर आपने इसको और इसको जोड़ लिया, इसको और इसको, या तो आप पूरा a + b + c का वैल्यू निकालें, वहां से आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये क्या क्या दे रखा है, कि a + b + c इतना दे रखा है, तो a + b - c, लेकिन वहां से वैल्यू निकालना टफ होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 1 मिनट। b + c - a, चलिए करते हैं इसको, कि जैसे आपने तीनों को जोड़ा, मान लीजिए इसको 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 तीनों को जोड़ लिया, तो a से a खत्म, एक a बचा प्लस एक b बचा प्लस एक c बचा। तो a + b + c का जो वैल्यू देखने में आया आपके, वो देखने में आया कि a + b + c का जो वैल्यू होगा 9 5 14 4 कितना हो जाएगा, 18। एक अननोन के साथ आएगा, कुछ भी अननोन के लेके आएंगे तो 18 आ जाएगा। अगर a + b + c 18 है और a + b - c आपको जो पता है वो आपको पता है 4 पता है, तो जैसे ही आप यहां से a + b का वैल्यू देखेंगे, फिर भी यहां से आप c का वैल्यू देख पाएंगे, a + b का वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा आपको। इसमें कुछ शॉर्टकट लगेगा, देखेंगे, 1 मिनट देखिएगा। देखिएगा इसको, यहां से क्या करिए कि आप इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये b से a से a कट रहा है और c से c कट रहा है, तो जो 2b आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं 4 और 5 कितना मिल गया, 9। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए b से b कट रहा है और a से a कट रहा है, तो जो 2c मिलेगा वो आपको मिल गया 14। जब आप पहले और आखिरी को ऐड करेंगे, पहले और आखिरी को ऐड करेंगे तो ये 9 4 13, यहां से देखेंगे आप b से b कट रहा है और c से c कट रहा है, तो 2a मिल गया। तो कहीं ना कहीं a b c के जो रेशियो में देखने को मिले वो मिले 13 9 और 14। देखिए इसी तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। a - b देखेंगे तो 13 - 9 हो गया 4, c - b देखेंगे तो 14 में 9 घटाएंगे तो आएगा 5, और c - a देखेंगे तो 14 में 13 घटाएंगे तो आएगा 1। तो जो सही आंसर हो गया वो चौथा ऑप्शन हो गया।
देखिए थोड़ा सा एक बारीक दिमाग लगाने की जरूरत है कि करना क्या है, a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए। आपने क्या दो दो को उठा के जोड़ा, किसी दो को उठा के जोड़ेंगे तो पहले 2b मिल गया, इनको इनको जोड़ा तो 2c मिल गया, इनको इनको जोड़ा तो 2a मिल गया। मतलब कहीं ना कहीं एबीसी के रेशियो आपको देखने को मिले 13, 9 और 14। उठा के वैल्यूज रख दीजिए, आराम से आप रेशियो बना पाएंगे जो बनेगा 4:5:1। ये हो गया आपका 18 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 19 नंबर, देखते हैं कि 19 नंबर क्या दे रखा है। देखिए 19 नंबर दे रखा है आपका सीआई का क्वेश्चन। सीआई का क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे कि करना कैसे है। आपसे दे रखा है कि 5,000 रुपए की धनराशि पर 5,000 रुपए की धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। तो 5,000 का 8% देखेंगे तो 400, 400 और 400 का 8% देखेंगे तो 32 रुपए। अगर आपको 2 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर देखना है तो वो जो आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 3200 रुपए। ये आपका एसआई है, ये पूरा आपका सीआई है। आपको सिर्फ और सिर्फ अंतर देखना है तो 32 रुपए दिख रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32 रुपए, फोर्थ ऑप्शन। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि कभी भी आपको 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर निकालना हो और मूलधन पता हो तो 2 बार आप R% कर देते हैं तो भी आ जाता है। तो पहली बार R% करेंगे तो आ जाएगा आपका 400 रुपए, और दूसरी बार जब उसका R% मतलब 8% करेंगे तो जो आ जाएगा वो 32 रुपए आ जाएगा। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। बाकी ट्रायंगल मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है इन सब सवालों के लिए। तो जो आराम से आप आंसर देख सकते हैं वो देख सकते हैं 32 रुपए। तो 19 नंबर का जो आंसर आया वो कितना आया, 32 रुपए। आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं 20 नंबर की तरफ। देखिए 20 नंबर क्या कह रहे हैं, कह रहा है 50 किलोग्राम वाले भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति ग्रुप में आता है जिसकी वजह से औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन, देखिए 50 किलोग्राम की जगह नया व्यक्ति आया है, इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया और औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ गया पूरे ग्रुप का। तो अगर औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ा है और लोग कितने थे, 8 लोगों का औसत, तो जाहिर सी बात है जो आदमी आया है वो पहले वाले से 2.5 × 8 20 किलोग्राम ज्यादा वजन लेके आया। तो अगर पहले वाले का वजन 50 किलोग्राम था, अब वो 20 किलोग्राम ज्यादा है, तो जो नया आया है उसका वजन कितना होगा, 70 किलोग्राम होगा। ये इसका सही आंसर। फिर से समझिएगा करना क्या है, कह रहा है 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति एक गया और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, और जैसे ही नया व्यक्ति आया तो एवरेज वेट बढ़ गया। देखिए अगर किसी के आने की वजह से एवरेज बढ़ रहा है तो जो आया है ना वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा वेट लेके आया होगा। तो वो 1 लोगों पे 2.5 किलोग्राम वजन बढ़ा रहा है, तो 8 लोगों पे वो जाहिर सी बात है वो पहले वाले से 20 किलोग्राम भारी है। तो पहले वाला अगर 50 किलोग्राम का था, जो आया है अब ग्रुप में वो कितने किलोग्राम का होगा, 70 किलोग्राम का। आसानी से कर सकते हैं इस सवाल को। 20 के बाद 21 नंबर देखिएगा। 21 नंबर क्या दे रखा है, देखिए एक बहुत आसान सा परसेंटेज का क्वेश्चन। आप लोग ऐसे सवालों को तो कभी गलत करें ही नहीं। कह रहा है पी क्यू का 220% है। पी क्यू का अगर 220% तो क्यू अगर 100 है तो पी पक्का 220 रहा होगा। कह रहा है तो क्यू पी प्लस क्यू का कितने परसेंट है, क्यू जो है 100 है और पी प्लस क्यू का बात करें तो 320 का कितने परसेंट है, इंटू कितना कर दीजिए 100। तो ये कह रहे हैं कि 0 से 0 खत्म, 4 से काट दीजिए, ये हो गया 8, और इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और ये 2 पंचे 10, ये हो गया 125/4। 125/4 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 31.25%। कितना आ जाएगा, 31.25%। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? जी हाँ, आपको चौथा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। तो जो सवाल का सही आंसर हो जाएगा वो 31.25। बारीकी समझिए कि सवाल कह रहा है, बहुत आसान सा सवाल है। पी क्यू का 220% है, तो क्यू अगर 100 है तो पी 220 हो गया। तो कह रहा है कि क्यू पी प्लस क्यू का कितना होगा, क्यू 100 है, पी प्लस क्यू हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा। तो जब हल करेंगे तो 31.25%। ये हो गया आपका 21 नंबर। चलते हैं 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर देखिएगा क्या कह रहे हैं, कह रहा है 7500 रुपए की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत बढ़िया भाई, 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, जबकि ब्याज मासिक रूप में कितना होगा यदि ब्याज मासिक रूप में चक्रवृद्धि होती है। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। आपको जो ब्याज की दर दे रखा है वो दे रखा है मासिक रूप से, ब्याज मासिक रूप से, और ब्याज की दर जो दे रखा है वो 24% दे रखा है। अगर ब्याज की दर 24% है और अगर इसको मासिक देखेंगे तो 12 से डिवाइड करके जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2%। अब आपको जो मूलधन पता है वो 7500 और 2% आपको मासिक दर पता चल गई, और आपको बताना है जो ब्याज वो 3 माह का बताना है। तो 7500 का जैसे ही आपने 2% देखा, तो पहली बार जैसे ही आप देखेंगे तो 7500 का जो 2% होता है वो होता है 150 रुपए, और फिर 150 रुपए एक बार फिर से, और फिर से एक बार 150 रुपए, 3 बार आप देखेंगे 150। अब जब 150 का 2% निकालेंगे तो 150 × 2 हो जाएगा 300, ये आ जाएगा आपका 3 रुपए, और 3 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 रुपए।
इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे कि 3 का 2% बढ़ाएंगे तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा 0.06 रुपए। यहां से उठा के जोड़ा तो ये 450 और 9, 459 रुपए 6 पैसे। तो जो आपका सही आंसर हो गया वो कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन, क्योंकि हमको निकटतम रुपए में बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा 459 रुपए। एग्जैक्ट आंसर आएगा 459 रुपए 6 पैसे। करना कैसे ये ध्यान से समझिएगा कि ब्याज की दर आपको 24% वार्षिक पता थी, तो आपको मासिक बनानी है तो आप उसको 12 से भाग देके मासिक बना लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2%। 7500 रुपए 2% देखेंगे तो एक साल का ब्याज हो जाएगा आपका 150 रुपए, फिर 150, फिर 150, ये 3 साल का देख लिया। 150 का 2% 3 रुपए, 300 का 2% देखेंगे तो 6 रुपए, और 3 का 2% देखेंगे तो 6 पैसे। आपने पूरा को जोड़ लिया तो 459 रुपए 6 पैसे आया। तो जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया वो कितना हो गया? लगभग में 459 रुपए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 23 नंबर पे। 23 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कोई खुदरा विक्रेता क्रय मूल्य पर 12% छूट देने के बाद 18% का 12% की छूट देगा तो बेचेगा कितने पे? 88% पे। 12% की छूट, इस पे इतने परसेंट की छूट दे दी और उसके बाद 18% का लाभ कमा रहा है, इंटू कितना कर दीजिए? 188/100। तो अगर जैसे ही आप देखेंगे कि 12% छूट के बाद इसका रेट निकालेंगे तो 0 से 0 खत्म, ये खत्म। आप इसको जैसे ही हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 165 × 88 करेंगे पहले तो आ जाएगा आपका 8×45 से लगा 4, 8×45 4, 8×48 4, 52 से लगा 5, 8 1 ये 1320 और 1320 ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो गया 0 2 3 2 5 और ये 13 1 14, 14,520 रुपए का। अब 118% निकालेंगे तो आप क्या करिए? एक 0 और काट दीजिए। तो अब 1452 × 118 करना है। तो 118 जैसे ही करेंगे तो आप समझदार हैं कि यहाँ से यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, तो या तो आंसर ये होगा या ये होगा। खैर अभी मैं 10 से भाग देना है तो जो यूनिट डिजिट के बाद वाला प्लेस आएगा वो 6 आएगा। तो 8 दूनी 36, हंसले का 3, 8×45 3 कितना होगा? 43। और जैसे ही आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए 8 दूनी 16, हंसले का 1, 8×45 और 1 कितना हो गया? 41। देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, पूरा नहीं करना है। ये हो गया 41, है ना। अब जब जैसे ही आपने 1 से मल्टीप्लाई किया 2 तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, तो आपको पता है यूनिट प्लेस पे 6 आएगा और उससे पहले 3 आएगा। ऐसा सिर्फ चौथे ऑप्शन में हो रहा है। ऐसा सिर्फ किस में हो रहा है? चौथे ऑप्शन में। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कर भी दे रहे हैं। 8 दूनी 16, हंसले लगा 1, 8×45 41 लगा 4, 8 चौको 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36, हंसले का 3, 8 8 3 11। जैसे ही आपने यहां से किया तो ये हो गया आपका 1452 और एक बार और आ जाएगा 1452। जैसे ही आपने जोड़ा 2 1 3 6 5 11 2 13, हंसले लगा 1 5 4 9 1 10 और एक कितना हो गया? 11, हंसले लगा 1 4 2 6 और 1 7 ये, और बटे 10 करेंगे तो जैसे ही आपने भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 17,133 रुपए 60 पैसे। यही आपने आंसर लगा दिया, लेकिन पूरा गुणा करने का फायदा नहीं था। मैंने लास्ट के 2 डिजिट देखे थे और आंसर बता दिया था कि जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। तो 23 नंबर का जो सही आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन। चलते हैं 24 नंबर देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। यदि इस पर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज देय होता तो वह वार्षिक रूप से देय ब्याज की तुलना में 964 रुपए अधिक होता, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगा के करना पड़ेगा। सीआई का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। करेंगे कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। यदि इस पर अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज होता तो वह वार्षिक रूप से देय ब्याज की तुलना में 964 रुपए अधिक होता, तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर वार्षिक रूप से दे रखा है ब्याज की दर पर 20% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, तो वो कितना होगा? क्योंकि मूलधन के बारे में कुछ नहीं पता। और अगर अर्धवार्षिक रूप से होगा तो ब्याज की दर 10% हो जाएगी और जो छमाही हो जाएंगी वो 4 छमाही हो जाएंगी। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि दिमाग लगा लीजिए कि करेंगे क्या कि अगर आप मूलधन मानेंगे तो 20, इसको करेंगे तो 1/5 और 5 का स्क्वायर 25 से ही काम चल जाएगा। लेकिन इसको करेंगे तो 1/10 और 10 की पावर 4 करेंगे तो क्या कहता हो जाएगा? तो मैंने मान लिया यहाँ से 10,000 रुपए। अगर 10,000 रुपए मूलधन है तो 10% की दर से ये 1,000 रुपए, फिर 1,000 रुपए, 1,000 रुपए और 1,000 रुपए, ये 4 साल के लिए हो गया। जैसे ही आपने 1,000 का 10% निकाला, या 10 से 11 करके भी कर सकते थे, अभी हम आपको बता रहे हैं कि वो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखा 1,000 का 10% तो 100, ये 200 और ये कितना हो जाएगा? 300। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1,000 का 10% 10 और 30 और यहाँ से हो गया 1। आप अगर यहाँ से आप पूरा ब्याज देखेंगे तो ये हो गया 14,641 रुपए, 14,641 रुपए। और यहाँ से अगर आप देखेंगे सेम इसी 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए का 20% हो जाएगा आपका 2,000 रुपए, और 2,000 रुपए और 2,000 का 20% देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 400 रुपए। तो यहाँ से जो ब्याज हुआ वो आपका हो गया
ये 4641 करिए, यहाँ पे 4641 और यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ब्याज देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 4400। यहाँ से जो इनका दोनों का अंतर है वो आप बहुत सीधा सा देख रहे हैं 241 रुपए, और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखा है 964 रुपए। तो एक यूनिट का वैल्यू आपको 4 देखने को मिला, आपने मूलधन 10,000 को माना है, तो 10,000 को मूलधन माना तो जो आपका ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40,000। तो जिसका आंसर सही हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन। एक तरीका तो ये हो गया इस सवाल को करने का, शायद समझ में आया होगा। एक तरीका तो ये होगा, अगर ये तरीके के अलावा आप दूसरा तरीका लगाना चाहते हैं तो आप इसको और भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिएगा दूसरे तरीके से कैसे करेंगे इसको। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरा तरीका अगर करना है तो कैसे करेंगे। यहां देखिएगा कि दूसरे तरीके में क्या करना है, 20% ब्याज की दर दे रखी है, 20% दे रखी है, तो आप क्या कर दीजिए 5 से 6 कर दीजिए। 5 से 6 कर दिया, 2 साल की बात कर रहा तो ये हो गया 25 से 36, 25 से 36 हो गया। दूसरी बार जब 10% कह रहा है, अब छमाही कह रहा है, तो 10% का मतलब 10 से 11, यहाँ पे पावर में 4 हो गया, ये हो गया आपका 10,000 और ये हो गया आपका 14,641। यहां से आपको ब्याज सीधे सीधे 4641 देखने को मिल रहा है। दोनों जगह मूलधन को बराबर करेंगे तो इधर भी अगर हम 25 चौको और 4 का गुणा कर दें तो ये 100 हो गया, और 100 के बाद 2 जीरो और चाहिए, तो 2 जीरो का यहाँ गुणा और 2 जीरो का गुणा यहाँ, तो ये हो गया आपका 10,000 और ये हो गया आपका 14,400। यहाँ से आप जो ब्याज देख रहे हैं वो देख रहे हैं 4,000 रुपए, और यहाँ से देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप कितना देख, सॉरी यहाँ से देख रहे हैं 4400 और यहाँ से देख रहे हैं 4641। तो यहाँ से जो अंतर हो गया वो 241, और इसके बाद का पूरा प्रोसेस सेम करिए। तो अगर चाहिए तो पहले वाला तरीका लगाइए, चाहिए तो ये तरीका लगा लीजिए। दोनों तरीकों से जो आप आंसर निकाल सकते हैं वो बहुत प्यार से निकालेंगे तो 40,000 रुपए ही आएगा। ये हो गया आपका 24 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है यदि a का 10% b है, a का 10% b है, और कह रहा है तो b 20 का b% क्या होगा। देखिए बढ़िया सवाल, आसानी से करिएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कह रहा है a का 10% b है, तो यहां से a का 10% b दे रखा है, तो a का 10% b दे रखा है, तो a इंटू 10/100 बराबर क्या हो गया b। a इंटू 10/100 बराबर हो गया, सॉरी 10/100 बराबर हो गया b। तो यहां से आप ये कह सकते हैं a बराबर जो हो गया वो 10b हो गया। a बराबर कितना हो गया 10b, ये आपको यहां से पता है। तो आप कह रहे हैं 20 का b% क्या होगा, 20 का b%, 20% का मतलब 20 b का b/5। तो अगर b/5 देखना है तो ये b/5 किसके बराबर होगा, कि a के 5% के बराबर होगा, a के 4% के बराबर होगा। तो अगर b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a देखेंगे तो हो जाएगा a/50। b का वैल्यू जो है वो a/10 है, तो a/10 रखेंगे तो a/50 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो ये a के 2% के बराबर होगा। a के 2% को, a का 2% जो आंसर हो गया वो थर्ड ऑप्शन। फिर से समझेंगे, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिएगा कि आपको करना क्या है। बहुत आसान सवाल, a बराबर जो आया वो 10b आया, तो अगर हम b बराबर कहीं हमें जरूरत पड़ेगी तो हम a/10 रख सकते हैं। अब आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको 20 इंटू b/100, इसको a के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि ये 20 b/5 हो गया, b का वैल्यू जो रख सकते हैं a/10 रख सकते हैं, तो a/50 आ गया। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो a के कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, a के 2% के बराबर हो गया। तो जो सही आंसर हो गया वो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन। तो जिसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। ये था आज का आखिरी सवाल। तो मैंने कोशिश की कि आज पिछले वीडियो से कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करते हुए चलें, और आप कोशिश करें कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा तेज करते हुए चलें, क्योंकि आपको एग्जाम में उसका बहुत फायदा मिलेगा। तो कोशिश करते हैं कि आज कराया हुआ वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको किसी तरीके की वीडियो में कोई समस्या हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में और बताएं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, आपका पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं, जितना अच्छी तरीके से हो सकता है उतना अच्छी तरीके से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।